अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री की डेफिनेशन करेंगे। इसकी डेफिनेशन तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक्चुअली है क्या। मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक तकनीक है, ये कोई तकनीक है जो यूज़ करते हैं हम किसके लिए, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को स्टडी करने के लिए। कैसे स्टडी करते हैं, और टू कन्वर्ट दैम इन आयंस एंड देन सेपरेट देम, और उनको हम सेपरेट कैसे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास टू चार्ज रेशियो। एंड देन वी स्टडी देम क्वांटिटेटिवली, यानी कि हम उनकी क्वांटिटी फाइंड करते हैं। इस टेक्निक को हम कहते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री। और इस टेक्निक के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसे हम कहते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर। और नंबर 2 पे हम मास स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में लिखेंगे थोड़ा सा। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या है। मास स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ होता है किसके लिए, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, हम इसमें प्रोड्यूस करते हैं फॉर द प्रोडक्शन एंड सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइसोटोपिक केटाइंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास टू चार्ज रेशियो। आइसोटोपिक केटायंस, अब आइसोटोप आप जानते हैं कि आइसोटोप में क्या होता है, उनके मैसेज डिफरेंट होते हैं। तो जब मैसेज डिफरेंट होंगे तो एक एटम के जितने आइसोटोप्स हैं उसके डिफरेंट ग्रुप्स बनेंगे जिनके मास टू चार्ज रेशियो सेम होंगे। तो हम मास टू चार्ज रेशियो की बेस पे उन्हें क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो नेक्स्ट नंबर थर्ड पे टाइप्स हैं। तो टाइप्स में क्या है, इसकी फर्स्ट वन टाइप्स है एस्टोन्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर, सेकंड है डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर। एस्टोन्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर में जो हमारा सैंपल है वो गैशियस होता है। जिस सैंपल की हमने स्टडी करनी है वो ऑलरेडी गैशियस स्टेट में, यानी कि वो ऑलरेडी वेपर्स फॉर्म में है। और जो डेम्स्टर है उसमें जो हमारा ये यूज़ हो रहा है सैंपल, वो इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड है। हमें सबसे पहले इस सॉलिड को वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद इसकी स्टडी करना पड़ेगी। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, हेडिंग देनी है कि स्टेप्स इन्वॉल्व इन द स्टडी ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो इसमें जो स्टेप्स हैं, जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री स्टेप्स हैं, इसे आप मेथड भी कह सकते हैं कि हम कैसे करेंगे उसको मास स्पेक्ट्रोमेट्री, हम कैसे मास टू चार्ज रेशियो पे उनको सेपरेट करके स्टडी करेंगे आइसोटोप्स को। तो इनके ये स्टेप्स हैं, कुछ 7 स्टेप हैं। फर्स्ट वन है एटमाइजेशन। और एटमाइजेशन में हम क्या करते हैं, सिंपली हम अपने जो भी हमें अपना मिला है सैंपल, उसके हम वेपर्स फॉर्म में उसे कन्वर्ट करने के, यानी कि उसको एटॉमिक या मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आयनाइजेशन में हम जो भी वेपर्स बने हैं एटमाइजेशन में उनको आयंस में कन्वर्ट करेंगे। और एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें हमेशा केटायंस ही बनेंगे। इन आयन है उनको एक्सेलरेट करवाना है, उनको मूव करवाना है। मूव क्यों करवाना है, क्योंकि हम नेक्स्ट स्टेप में उन्हें सेपरेट करना चाहते हैं। तो सेपरेट करने के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड यूज़ कर रहे हैं। और जब भी मैग्नेटिक फील्ड में से चार्ज पार्टिकल्स मूव करते हैं तो वो एक सर्कुलर पाथ वोल्टेज, इसके बाद हम इन्हें कलेक्ट करते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड में से केटायंस पास करते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, और इनको हम कलेक्ट करते हैं बाय इलेक्ट्रोमीटर। तो इलेक्ट्रोमीटर एक डिटेक्टर है जो आयंस को डिटेक्ट करता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। इससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो बहुत ही माइनर होती है, उसको हम एम्पलीफाई करते हैं। एम्पलीफाई करने के बाद हम उसे कंप्यूटर सिस्टम में, सॉफ्टवेयर में स्टडी करते हैं, और उससे हमें एक ग्राफ मिलता है जो फाइनल रिजल्ट होता है जिसे मास स्पेक्ट्रम कहते हैं। और उससे हम किसी भी आयंस की क्वांटिटेटिव स्टडी कर सकते हैं कि हमारे पास जो सैंपल था उसमें कितने आइसोटोप से, उसके कितने आइसोटोप से, उनकी अबंडेंस कितनी और उनके मैसेज कितने हैं। तो ये तो थे स्टेप्स। अब हम इनको एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो अगर मास स्पेक्ट्रोमीटर की डायग्राम देखी जाए तो वो कुछ इस तरह है कि देखें, मास स्पेक्ट्रोमीटर में सबसे पहले जो पहला स्टेप है वो है एटमाइजेशन है। और इसमें फर्स्ट वन चैम्बर ही कौन सा है, एटमाइजेशन चैम्बर है। एटमाइजेशन चैम्बर में एक्चुअली क्या होगा, हम अपने सैंपल को हीट करेंगे एट अबाउट 500 डिग्री सेल्सियस, और वो जो हमारा सैंपल है वो कन्वर्ट हो जाएगा वेपर्स फॉर्म में। अब इन वेपर्स को हम एंटर करवाएंगे नेक्स्ट जो चैम्बर है वो आयनाइजेशन चैम्बर। आयनाइजेशन चैम्बर में अब हम आयोनाइजेशन चैम्बर में कौन सी चीज़ें लिखनी है, फर्स्ट वन तो लिखना है कि जो हमारे वेपर्स आए हैं एटमाइजर चैम्बर से
उनका प्रेशर कम होना चाहिए, 10⁻⁻6 टू 10⁻⁻7 तक होना चाहिए, 7 टार तक होना चाहिए। अब इनको हम आयंस में कन्वर्ट करेंगे। आयंस में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। ये जो हैं ये इलेक्ट्रॉन्स है, हम इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करवाएंगे एक कैथोड को हीट करने से। ये कैथोड है, इसको हीट करेंगे, ये टंगस्टन का बना होता है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे। और इन इलेक्ट्रॉन्स को हम वेलोसिटी देने के लिए बिल्कुल अपोजिट साइड पे एक प्लेट लगा देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स जो कैथोड से प्रोड्यूस हुए हैं, जो इस कैथोड से प्रोड्यूस हुए हैं, यानी कि हीटेड फिलामेंट से प्रोड्यूस हुए हैं, वो फास्टली मूव करना शुरू कर देंगे। और उनके रास्ते में जो भी मालिक्यूल्स या एटम्स आएगा वो उसके साथ स्ट्राइक करेंगे और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना शुरू कर देंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे तो हमारे पास रिजल्टिंग जो स्पीशीज़ बचेंगी वो क्या होंगी, कैटायंस। अब नेक्स्ट स्टेप जो है, हमने इनको एक्सेलरेट करवाना है। नंबर 3 पे इनकी एक्सेलरेशन करवानी है। एक्सेलरेशन करवाने के लिए एक्चुअली जो आयनाइजेशन चैम्बर है इसकी ये जो बैक साइड है, यहाँ पे एक प्लेट यूज़ करते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और आगे हम इधर डिफरेंट प्लेट्स यूज़ करते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और इन्हें हम ग्रिड कहते हैं। ग्रिड इसलिए कहते हैं कि ये कुछ इस तरह बनी होती है, नेट की तरह बनी होती हैं, इनमें से इलेक्ट्रॉन्स पास कर देते हैं, इसलिए हम इसे ग्रिड कहते हैं। और इस ग्रिड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और ये नेगेटिव चार्ज क्यों होता है कि यहाँ पे कैटायंस बने हैं, तो कैटायंस जो हैं वो अट्रैक्ट होंगे टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। तो इन ग्रिड पे नेगेटिव चार्ज है तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और इसके साथ ये बाइंड होने के बजाय अपने इनर्शिया की वजह से, क्योंकि इनका कोई ना कोई मैस होगा, इनकी वेलोसिटी भी है, तो इनर्शिया की वजह से ये इस ग्रिड में से इजीली पास कर जाएंगे और इनके पास एक बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी आ जाएगी। अब हम इनकी वेलोसिटी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, बाय कंट्रोलिंग द वोल्टेज ऑफ ग्रिड। ग्रिड के वोल्टेज कम या ज़्यादा करके हम इनकी वेलोसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नंबर 4 पे आ जाता है मैग्नेटिक सेपरेटर। अब देखें मैग्नेटिक सेपरेटर में एक्चुअली क्या होगा कि हमारे जो केटायंस, फास्ट मूविंग केटायंस हैं, वो जब मैग्नेटिक फील्ड में से मूव करेंगे तो वो एक सर्कुलर पाथ ओबे करेंगे। अगर देखा जाए तो ये उनकी डायरेक्शन है जो मूव कर रहे हैं हमारे पास केटायंस हैं, और उनके बिल्कुल परपेंडिकुलर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, और ये जो केटायंस हैं ये सर्कल में मूव करना शुरू कर देंगे। अब अगर हम इसका फार्मूला देखें मैग्नेटिक सेपरेटर में, जो M/E मास टू चार्ज रेशियो के लिए फार्मूला यूज़ होता है, वो है H स्केयर R स्केयर ओवर 2E। यहाँ पर जो H है वो है मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई किया है, और यहाँ पे जो ई है वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ग्रिड। ये ई क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ ग्रिड। उसके बाद आर है, आर ये रेडियस है जिसमें वो मूव करेंगे, यानी कि ये फॉर एग्जांपल ये उसका सर्कल बनेगा इस सर्कल में, तो इसका जो रेडियस होगा ये वो रेडियस है। अगर देखा जाए तो ये जो केटाइन्स आ रहे हैं, मूव कर रहे हैं, उनका जो रेडियस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है। नंबर 1 पे तो वो डिपेंड कर रहा है जितनी उनकी वेलोसिटी है। देखें अगर उनकी वेलोसिटी ज़्यादा, उनका इनर्शिया ज़्यादा होगा, तो वो जिस सर्कल में मूव करेंगे उस सर्कल का रेडियस भी ज़्यादा हो जाएगा। और दूसरी बात इसमें है मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड हम चेंज करेंगे, तो जब फील्ड चेंज करेंगे तो जो उन पे एक्ट करने वाली फोर्स है केटायंस पे, वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। तो जब मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा तो उस पर अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, तो अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से उनका सर्कल रेडियस कम हो जाएगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड हम कम करेंगे तो उनका रेडियस ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह इसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक तो मैग्नेटिक फील्ड है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर सपोज़ हम इन दोनों को कांस्टेंट रखें, हम मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करें, कांस्टेंट कर दें, तो फिर क्या होगा कि जो इनका रेडियस है वो डिपेंड करता है मास टू चार्ज रेशियो। ये जो मास टू चार्ज रेशियो है, तो जब रेडियस पे रेडियस जो है वो मास ओवर चार्ज रेशियो पे डिपेंड करेगा, तो हर आइसोटोप का मास डिफरेंट होगा, तो जो डिफरेंट मैसेज के आइसोटोप्स होंगे वो एक ग्रुप की फॉर्म में एक
जैसे रेडियस में मूव करना शुरू कर देंगे, और जिनके मैसेज कम होंगे वो इस पर पहले पहुंचेंगे डिटेक्टर पे, और उनके लिए एक इम्पल्स जनरेट हो जाएगी, पहले जनरेट होगी, फिर उसके बाद दूसरे आएंगे उनके लिए जनरेट होगी, इसके बाद तीसरा आएगा उसके लिए जनरेट होगी। इस तरह वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से वो सेपरेट हो जाएंगे। इसमें अब दो इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड और एक इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अब देखें, इसमें अगर हम देखें हमारी जो सेपरेशन हो रही है वो किस पे हो रही है, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया है, मैग्नेटिक फील्ड तो परमानेंट है। अब हम इसमें चेंज क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल ऑफ ग्रिड। अगर हम ये पोटेंशियल कम कर देंगे तो उनका रेडियस कम हो जाएगा, अगर हम पोटेंशियल ज़्यादा कर देंगे तो उनका रेडियस ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमने मास ओवर चार्ज रेशियो के बारे में पढ़ा है। ये इज़ इक्वल टू, देखें एच स्केयर ये कांस्टेंट है, आर स्केयर है ओवर 2E। अगर हम ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करते हैं तो मास ओवर चार्ज तो नहीं ना चेंज हो सकता किसी के टाइम का, ये तो कांस्टेंट रहेगा, और ये चीज़ भी कांस्टेंट है। तो इस जो ये सारा फैक्टर है इसको भी कांस्टेंट रहना चाहिए, क्योंकि ये एम ओवर ई के इक्वल है। अब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा करेंगे तो ये रेडियस भी ज़्यादा हो जाएगा, ताकि दोनों का आंसर फिर सेम ही आए। अगर हम ये कम करेंगे तो ये रेडियस भी कम हो जाएगा, ताकि एम ओवर ई रेशियो फिर सेम ही आए। इसलिए हम सिर्फ एक फैक्टर यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, और वो है पोटेंशियल ऑफ ग्रिड। ये ज़्यादा करने से रेडियस भी ज़्यादा हो जाएगा, कम करने से रेडियस कम हो जाएगा। अब के बाद नेक्स्ट नंबर 5 पे आ जाता है आयन कलेक्टर। आयन कलेक्टर एक ऐसा सेंसर है जिस पे जब आयंस फॉल करते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो बहुत ही वीक होती है। जब भी इस पे कोई आयंस का ग्रुप आके फॉल करता है तो ये एक इम्पल्स जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी की। वो इम्पल्स को हम एम्पलीफाई करते हैं नंबर 6 पे, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज़ करते हैं, ट्रांजिस्टर्स वगैरह, और उसको एम्पलीफाई करते हैं। एम्पलीफाई करने के बाद हम उसको फीड कर देते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में, और कंप्यूटर सिस्टम उसे डिस्प्ले करता है इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ विच इज़ नोन एज मास स्पेक्ट्रोग्राम। तो इस डायग्राम में जो फ्लो यूज़ हुआ है उसमें सबसे पहले हमारा है सैंपल इंजेक्शन है। हमने सैंपल इंजेक्ट किया, कहाँ सैंपल इंजेक्ट करना है, एटमाइजेशन चैम्बर में। ये जो सैंपल इंजेक्ट किया है ये कहाँ करना है, एटमाइजेशन चैम्बर में। वहाँ पे वो हमारा जो सैंपल है वो किस में कन्वर्ट हुआ, वेपर्स में। और वेपर्स में, अब वेपर्स में भी वो क्या हो, जो हमारे मालिक्यूल्स हैं वो अभी भी ग्रुप की फॉर्म में हो, हमने उसको बिल्कुल इंडिविजुअल करना है तो उसको हम और हीट करेंगे तो वो एटमाइजेशन हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आयनाइजेशन होगी। आयनाइजेशन के बाद हम उन्हें एक्सेलरेट करवाएंगे। एक्सेलरेट करवाने के बाद हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके उन्हें सेपरेट करेंगे। उसके बाद हम उन्हें डिटेक्ट करेंगे, और लास्ट पे हम हमारे पास एक ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। अब जो इसका ग्राफ प्लॉट होगा हमने उसको कंपेयर करना है विद कार्बन 12 आइसोटोप। सेम हम कार्बन 12 आइसोटोप लेंगे और उसके साथ भी यही प्रोसीजर रिपीट करेंगे, उसका ग्राफ हमें obtain होगा, और एक जिसको हम स्टडी कर रहे हैं सैंपल को, उसका। अब हमने इन दोनों को कंपेयर करके अपने रिजल्ट्स जस्टिफाई करने हैं। तो जो नेक्स्ट है इसके बाद देखिए रिजल्ट्स में हम क्या लिखेंगे। रिजल्ट्स में हम हमारे पास एक ग्राफ आ गया। अगर वो हम ग्राफ देखें तो वो ग्राफ कुछ इस तरह होगा। उसके एक्स एक्सिस पे मैसेज होंगे, मैस टू चार्ज रेशो कह सकते हैं, और वाई एक्सिस पे उसकी अबंडेंस होगी, वो के नेचर में वो कितने परसेंट पाया जाता है, और इसके ऊपर ऐसे पीक्स होंगे। और ये पीक्स की हाइट्स हमें रिलेटिव अबंडेंस के बारे में बताएगी। इनके जो नंबर्स हैं वो आइसोटोप्स के बारे में, यानी कि 1 2 और 3 है तो इसके 3 आइसोटोप्स हैं, और इनकी पोजीशन ऑन mass of isotopes, and it also helps to identify the segments of molecules which are produced during mass spectrometry। तो अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो हम इसमें से क्या करेंगे, मास स्पेक्ट्रो जस्टिफाई कर सकते हैं। पहला रिजल्ट क्या है कि हम एटॉमिक मैसेज ऑफ आइसोटोप्स फाइंड कर सकते हैं, और दूसरा क्या है कि हम एटॉमिक मैसेज की जो एवरेज एटॉमिक मैसेज और फ्रैक्शनल एटॉमिक मैसेज ऑफ एन एलिमेंट्स, उनके आगे हम फ्रैक्शनल एटॉमिक मैसेज के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है
रिलेटिव अबंडेंस और आइसोटोपिक मास। और कोई भी आइसोटोप्स है जिसका मास हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री से फाइंड करेंगे और उसकी रिलेटिव अबंडेंस भी से फाइंड करेंगे। तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, एक तो एटॉमिक मैसेज फाइंड कर सकते हैं आइसोटोप्स के, और दूसरा उनका एवरेज एटॉमिक मैसेज भी फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा हम और क्या इससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि रिलेटिव अबंडेंस कितनी है, उनकी तादाद कितनी है आइसोटोप्स की, और आइसोटोप्स के मैसेज वो स्टेप 1 में ही हमने फाइंड कर लिए हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है, जो मैस स्पेक्ट्रम आया है, उसको हम देख के क्या कर सकते हैं, उससे क्या इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, व्हाट डज मैस स्पेक्ट्रम शोज। तो इससे हम 3 इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नंबर 1 तो आइसोटोप्स के मैसेज हम फाइंड कर सकते हैं। नंबर 2 पे हम उनकी रिलेटिव अबंडेंस फाइंड कर सकते हैं। और नंबर 3 पे हम उनकी तादाद फाइंड कर सकते हैं, वो क्यों कितने हैं वो। जैसे इसमें 2 पीक्स है, नंबर ऑफ पीक्स गिव द नंबर ऑफ आइसोटोप्स, यानी कि हम किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ आइसोटोप्स भी फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा हम और क्या फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस भी है और मास भी है, तो हम किसी भी एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास फाइंड कर सकते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ करके। अब इसके बाद हम एक शॉर्ट सा देखते हैं कि हमने मैस स्पेक्ट्रोमीटर में क्या क्या किया और क्या क्या करना है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेफिनेशंस करेंगे। डेफिनेशन किस किस की करेंगे, मैस स्पेक्ट्रोमेट्री और मैस स्पेक्ट्रोमीटर की, एंड मैस स्पेक्ट्रोमीटर। फिर हम मैस स्पेक्ट्रोमीटर की टाइप्स करेंगे, हेडिंग्स देंगे, उसकी 2 टाइप्स हैं। उसके बाद हम मैस स्पेक्ट्रोमेट्री तकनीक जो है उसके बारे में लिखेंगे कि मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के जो स्टेप्स हैं, हम स्टेप्स के बारे में लिखेंगे। स्टेप्स में वो 7 स्टेप्स थे, उनके नेम्स लिखेंगे। फिर हम बारी बारी उनको एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करने के बाद हम स्टेप्स हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेनेशन में ही हम डायग्राम भी उसकी बनाएंगे। इसके बाद नंबर 3 पे हमने जो अपने सैंपल के साथ किया, यानी कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर में ये जो एक्सप्लेनेशन में लिखा है जितने भी स्टेप्स किए हैं वो सारे स्टेप्स हम कार्बन 12 आइसोटोप्स के साथ भी करेंगे। इसके साथ करके हम फिर उसे कंपेयर करेंगे जो हमने अपने सैंपल के साथ मैस स्पेक्ट्रम लिया। उसके बाद मैस स्पेक्ट्रम से कंपेयर करेंगे और हमारे पास एक फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा। और ये काम जो है ये सॉफ्टवेयर खुद ही कर लेता है, क्योंकि हमें बार बार नहीं लेना पड़ता, उसमें ये पहले से फीड होता है। तो ये उसके साथ रिलेट करके हमें क्या कर देगा, इन्फॉर्मेशन देगा कि हमारे पास जो आइसोटोप्स हैं उनकी कितनी तादाद थी, जिस जो भी एलिमेंट्स हमें मिला उसमें कितने आइसोटोप्स हैं, उनकी कितनी रिलेटिव अबंडेंस और उनके मैसेज क्या हैं, ये हमें इन्फॉर्मेशन देगा। और इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।